स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं अनदर चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था डेफिनेशंस ऑफ बेसिक टर्म्स सच एज करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमने देखा था ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। And then we have completed series and parallel combinations of resistors. So इतना हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का पहले चैप्टर का एक टॉपिक बचता था, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो पहले ये देख लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। सो जितनी भी मटेरियल्स होती हैं, ऑल मटेरियल्स हैव सम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दैट मटेरियल हैज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो जैसे कि मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स हैव हाई रेजिस्टेंस। प्लास्टिक्स जो होती हैं आपकी नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टेंस होता है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। सो इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। और मटेरियल सच एज मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। उनका लो रेजिस्टेंस होता है, वो कम रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय R इक्वल टू रो L बाई A। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल R से एंड द फॉर्मूला इज गिवन एज रो L बाई A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज योर लेंथ, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है आपकी वो अपोजिट होती है रेजिस्टिविटी की, 1 बाई रो। कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ योर रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को। सो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर आपका है उसका क्या नेचर है। तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल, मीन्स नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टिविटी पे। सो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मीन्स द मटेरियल किससे आपका बना है, ठीक है, तो वो उससे आपकी मिलेगा आपको रेजिस्टिविटी एंड उसी से पता चलेगा नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल किस चीज से बना है, द मटेरियल, व्हाट मटेरियल द रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, सो हैव लोअर रेजिस्टेंस देन इंसुलेटर्स ऑफ द सेम डायमेंशन। अगर सेम डायमेंशन का आप इंसुलेटर लेते हो, एक कंडक्टर लेते हो, तो कंडक्टर में आपका लेस रेजिस्टेंस होगा। ठीक। तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल, मीन्स मटेरियल किस से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, एंड वो डिपेंड करेगा आपका, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी उसमें किस मटेरियल से वो मेटल बना हुआ है। दूसरा फैक्टर है आपका लेंथ। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर लेंथ ज्यादा होगी आपकी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोर इज द लेंथ, द मोर विल बी द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज योर लेंथ। थर्ड फैक्टर इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, कम होगा। सो मोर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेस विल बी योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट फैक्टर मीन्स थर्ड फैक्टर इज योर एरिया एंड फोर्थ फैक्टर इज द टेम्परेचर। मीन्स मेटल्स में अगर हाइयर टेम्परेचर होगा तो हाइयर रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज अगर टेम्परेचर हाई होगा तो मेटल्स में जो लैटिस हैं आपके, जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके ज्यादा मूव होंगे। जो वाइब्रेशन होगा मेटल्स का, लैटिस इम्पीड्स द ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका मूवमेंट जो होगा आपका कम हो जाएगा हाइयर टेम्परेचर पे। सो मेटल्स में हाइयर टेम्परेचर पे हाइयर रेजिस्टेंस होगा एंड नॉन मेटल्स पे हाइयर टेम्परेचर पे लोअर रेजिस्टेंस होगा। सो मेटल्स में क्या होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और नॉन मेटल्स में आपका इंसुलेटर्स में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता है। क्लियर। सो फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। हाइयर द टेम्परेचर, अगर मेटल्स होंगे आपका, कंडक्टर्स होंगे तो हाइयर टेम्परेचर होगा, और अगर हाइयर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज
द वाइब्रेशन ऑफ द मेटल, जो लैटिस है आपका उसका जो वाइब्रेशन होगा वो इम्पीड करेगा आपका, इम्पीड मीन्स कम करेगा ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट है उसको क्या करेगा, वो कम करेगा. सो मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स मीन्स हाइयर टेम्परेचर एंड हाइयर रेजिस्टेंस. So these are the factors affecting the resistance. First is the nature of the material. जो मेटल है आपका, जो कंडक्टर है या किस मटेरियल का बना हुआ है, और वो डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टिविटी पे. नेक्स्ट इज योर लेंथ. अगर लेंथ ज़्यादा होगी आपकी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. मोर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल लेस विल बी योर रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल. एंड another factor is temperature. अगर फॉर मेटल्स टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज करेगा मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स में जो वाइब्रेशन है आपका, जो लैटिस का, वो क्या करता है, अपोज करता है ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को. इसीलिए मेटल्स आर हैविंग द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड नॉन मेटल्स आर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस. क्लियर. एंड द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है आपकी, दिस रेजिस्टिविटी, इसका जो इनवर्स है वो होता है आपका कंडक्टिविटी. क्लियर. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ. सो ये आपके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर्स. क्लियर. सो पहले देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है. सो कैपेसिटर इज अ फिजिकल डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास कैपेसिटी होती है आपकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए और चार्ज को स्टोर करने के लिए. वो कैसे करता है, जब आप उसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करोगे तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट वोल्टेज एग्जिस्टिंग अक्रॉस इट the capacitor is having capability of storing energy or a charge. So capacitance is denoted by, capacitance को डिनोट करते हैं ऐसे दो मेटल प्लेट से. So this is your symbol of capacitance. फॉर्मूला जो आपका कैपेसिटेंस का है वो गिवन बाय दिया जाता है आपका C इक्वल टू एप्सिलन A/D. A is your area of cross sectional and D is the distance between these two plates and epsilon is your परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. जो दो मेटल प्लेट के बीच में जो भी आपका मीडियम प्रेजेंट है उसकी क्या परमिटिविटी है, सो उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलन से. एंड दिस परमिटिविटी इज योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नॉट अ रिलेटिव. अगर रिलेटिव होगा तो आपको एप्सिलन आर से दिखाना होगा. जब दो इसके बीच में दो मीडियम होंगे तो वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी होगी, अगर एक ही मीडियम होगा तो वहां पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी. एंड C इज आपका कैपेसिटेंस है. कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड. क्लियर. फैरेड. सो कैपेसिटर जो होता है आपका, जब ये दो मेटल प्लेट्स के बीच में एक मीडियम है और इन दो मेटल प्लेट्स के बीच में जब वोल्टेज अप्लाई करोगे अक्रॉस दीज टू मेटल प्लेट्स तो ये कैपेसिटर्स यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल प्लेट्स पे और इन दोनों मेटल प्लेट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. सो इनकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज स्टोर हो जाएगा. क्लियर. सो कैपेसिटर आपका दो कंडक्टिंग कंसिस्ट होता है दो कंडक्टिंग प्लेट से एंड सेपरेटेड होता है इंसुलेटिंग मटेरियल से. दो कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल और अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. तो ये होगा आपका कैपेसिटर. जब आप कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करोगे कैपेसिटर्स के अक्रॉस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी. पॉजिटिव साइड का कैपेसिटेंस जो प्लेट है पॉजिटिव को चार्ज में स्टोर होगा, नेगेटिव साइड का नेगेटिव में. तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी और अ चार्ज when you are applying a external voltage source to these two plates. क्लियर. सो ये है आपका कैपेसिटेंस का वर्किंग. कैपेसिटेंस का डिनोट करते हैं C से एंड यूनिट होती है आपकी फैरेड. कैपिटल F भी आप लिख सकते हो एंड
सॉरी। एंड फॉर्मूला आपका होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स or a separation between these two plates. Epsilon is your permittivity of the insulating material or dielectric material present between these two plates. ठीक है। सो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे आपके कैपेसिटेंस में? एक तो हो जाएगा आपका प्लेट का एरिया, जो प्लेट है आपकी उसका एरिया। सो एरिया ऑफ प्लेट, फर्स्ट फैक्टर होगा आपका एरिया ऑफ प्लेट। सो एरिया ऑफ प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगर सारे फैक्टर्स आपके इक्वल है, मीन्स एप्सिलॉन और आपका ये जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये अगर आप एक कांस्टेंट लेके चलते हो तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। सो एरिया ऑफ द प्लेट अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका डी, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और स्पेसिंग ऑफ द प्लेट, प्लेट स्पेसिंग, स्पेसिंग ऑफ द मेटल प्लेट्स जो आपने यूज की है। अगर ये दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो जो स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स है वो क्या हो गया आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो इफ स्पेसिंग आप बढ़ाओगे, मीन्स दोनों मेटल प्लेट्स के बीच की जब स्पेसिंग बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आप कौन सा मटेरियल और कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हो इन दोनों प्लेट्स के बीच में, सो वो भी डिपेंड करेगा, वो भी अफेक्ट करेगा आपके कैपेसिटेंस को। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट की स्पेसिंग, तो जो आपकी परमिटिविटी है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपकी कैपेसिटेंस से। सो इफ ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, then greater permittivity of the dielectric gives greater capacitance and the less permittivity of the dielectric gives less capacitance। ठीक है। अगर greater permittivity होगी उस मटेरियल की, सो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज सम मटेरियल्स ऑफर लेस ऑपोजिशन टू फील्ड फ्लक्स, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फील्ड जो आपकी क्रिएट हो रही है उसको लेस अपोजिशन देंगे, उसको अपोज कम करेंगे, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपोज ज्यादा करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। आप डिनोट करोगे, आप मीटर में लोगे, एरिया मीटर स्क्वायर में, एंड कैपेसिटेंस की यूनिट आपकी फैरेड होगी। तो ये टॉपिक था आपका। फर्स्ट था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड दूसरा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर्स। सो फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें के सेकेंड चैप्टर में है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं फ्यू टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उसको सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स हैं, उनको देख लेते हैं। सो पहला देखते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर रूल। फर्स्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है। सो कंसीडर करो एक सर्किट मैं लेती हूँ यहाँ पे, टू रेजिस्टेंस R1 एंड रजिस्टर R2। टू रजिस्टर लिया है, एक है R1 एंड R2, एंड एक्सटर्नल जो बैटरी ली है वो लिया है, उसकी वैल्यू ली है V। An external voltage source is applied between two resistors having resistance R1 and R2. Let's say current flowing to this circuit is I. जो वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है वो होता है आपका जब भी दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हो आपके सीरीज में और आपको फाइंड करना हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। जब भी दो रजिस्टर कनेक्टेड हो सीरीज में, सो वहाँ पे अगर वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो, इस रजिस्टर पे कितना ड्रॉप है, इस रजिस्टर पे कितना ड्रॉप है, तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं इजीली विदाउट अप्लाइंग केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ। सो इसके लिए है वोल्टेज डिवीजन। तो यहाँ पे कंसीडर दिस फिगर, इन फिगर में कंसीडर करो कि टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स V। द करंट क्या होगा आपका? करंट विल बी गिवन बाय I। करंट क्या हो जाएगी? टोटल वोल्टेज
डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो दो रेजिस्टर्स हैं आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2। सो दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ठीक, सो वोल्टेज अक्रॉस, लेट्स से वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1 एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज V2। ये आपको फाइंड करना है। सो वोल्टेज डिवीजन रूल आपका जब भी दो एलिमेंट पैसिव एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब आप अप्लाई कर सकते हो। सो टोटल करंट इज योर टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। सो देयरफॉर द वोल्टेज V1 क्या है आपका, वोल्टेज अक्रॉस और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, ये क्या हो जाएगा आपका, V1 हो जाएगा बाय ओम्स लॉ। करंट सीरीज में है, करंट सेम रहेगा, करंट इनटू R1। ठीक है, अब करंट क्या है, टोटल करंट V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही तो क्या हो गया आपका, और V1 क्या हो गया आपका, V R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V1, आप डायरेक्टली अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर आप फाइंड कर सकते हो। टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद दैट रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस लेना है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर आपको V2 फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 के में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V2 क्या हो जाएगा, करंट, वोल्टेज इक्वल टू करंट। करंट कितना फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस पे, सीरीज में है, सेम करंट फ्लो होगा I और रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, अब टोटल करंट हमने यहाँ फाइंड किया था, कितना है ये टोटल करंट, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई विद R2। सो V2 कितना हो गया मेरा, V2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद दैट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो ये पूरा सॉल्व ना करके आप सिंपली ये दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। सो इस मेथड को बोलते हैं हम वोल्टेज डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवाइडर, बिकॉज यहाँ जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो ये डिवाइड हो रहा है टू रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, तो वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस वन ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस वन ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विद, ये क्या है आपका, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस दैट, जो भी वोल्टेज आपको V1 निकालना है तो यहाँ पे लेना है आपको, अगर V1 निकालना है तो आपको लेना है टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विथ वही वाला रेजिस्टेंस लेना है और नीचे टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, अब देख लेते हैं हम करंट डिवीजन रूल, करंट डिवाइडर रूल। वीडियो पॉज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं करंट डिवीजन रूल जब दो एलिमेंट कनेक्टेड हो पैरेलल में, करंट डिवाइडर रूल और एक करंट डिवीजन रूल। सो दो, लेट्स से दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं आपके, दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं पैरेलल में, R1 एंड R2, एंड टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है आपका सर्किट में I। सो ये करंट किस पे डिवाइड होगा, यहाँ पे लेट से डिवाइड होके जा रहा है I1 और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आपका I2। वोल्टेज क्या होगा आपका, जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो सेम वोल्टेज होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है एंड सीरीज में करंट सेम होती है। ठीक है, तो सीरीज में आपका क्या है, करंट सेम है, ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ पैरेलल में अब फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो ये वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा, तो सेम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस बोथ द रजिस्टर्स।
सो टोटल करंट इज आई, एंटरिंग कर रही है यहाँ से, और कॉम्बिनेशन किसका है, I1 एंड I2 का, ठीक है। सो V कितना होगा, सेम वोल्टेज यहाँ भी, सेम वोल्टेज यहाँ भी, तो V कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I1 इंटू R1 और V इक्वल टू I2 इंटू R2। सो I2 कितना हो गया आपका, और टोटल करंट कितनी हो जाएगी, पहले ये देख लेते हैं। टोटल करंट क्या हो जाएगी मेरी, I1 प्लस I2, ठीक है। और यहां पर जब आप दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू टू हियर, सो यहां पे पुट करोगे आप टोटल, इससे जब पुट करोगे आप यहाँ पे, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। सो I2 क्या हो जाएगा आपका, I1 R1 डिवाइड बाई R2, ठीक है। अब ये I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सो I1 प्लस I1 R1 बाई R2। I1 कॉमन ले रही हूँ मैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2। सो I1 कितना हो गया मेरा, टोटल करंट I1 कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेके जाओ दिस साइड, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो सिमिलरली जब सॉल्व करोगे करंट, ओके दिख नहीं रहा था, ये हो गया। ऐसे ही करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2 जब सॉल्व करोगे तो I2 आ जाएगा आपका टोटल करंट मल्टीप्लाई विद R1 बिकॉज यहाँ ये आया है R1 प्लस R2, ठीक है।